गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अपना जो अगला टॉपिक है स्टोन वाले चैप्टर का, वो टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन। यही कंटिन्यू कर रहे थे ना लास्ट लेक्चर में। जो लेक्चर नंबर 5 था हमारा, इसमें क्या कर रहे थे, टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन अपन कवर कर रहे थे। ठीक है, आई थिंक कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी। हाँ, टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन कवर कर रहे थे। अब टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन क्यों करते हैं, मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि भैया हमने क्या किया कि चट्टानों से यानी हमारा रॉक बना। ठीक है, रॉक कैसे बना, वोल्केनिक इरप्शन से बना। रॉक से हमने स्टोन निकाल लिया। स्टोन कैसे निकाला, प्रॉपर क्वेरिंग वगैरह करके बहुत सारे तरीके से स्टोन निकाल लिया। अब इस स्टोन को हमने प्रॉपर ड्रेसिंग कर ली है ना, प्रॉपर फिजनिंग हो गई है। अब इसको एक्चुअल में यूज लेना है। इस स्टोन का एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन वर्क में अब यूज होना है। तो यूज होने से पहले हमें देखना चाहते हैं कि भैया जो हमारा कंस्ट्रक्शन में स्टोन यूज होगा उससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर लोड को ले सके, वेदर का इफेक्ट कम हो, है ना, उसमें प्रोफिटी कम हो। कुल मिला के बात है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या ये स्टोन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये स्टोन क्या है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए कुछ टेस्ट करते हैं। तो उन टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो उन टेस्ट से पता चल जाता है कि फिर स्टोन की क्वालिटी क्या है ना, इस स्टोन की क्वालिटी क्या है। टोटल अपन 10 टेस्ट पढ़ने वाले हैं। पहला अपना टेस्ट है एसिड टेस्ट, दूसरा है एट्रिफन टेस्ट, क्रफिंग टेस्ट, क्रिस्टलाइन टेस्ट, फ्रीजिंग एंड थाविंग टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन, माइक्रोस्कोपिक और स्मिथ टेस्ट। इन 10 टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक वाला टॉपिक हमारा देखा, तो उसके बाद यदि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है तो टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन। हालांकि जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन सवाल आते रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से करना है। हमने आपको 2 टेस्ट करवा भी दिए थे। हमने आपको 2 टेस्ट करवा दिए थे। अगेन एक बार रिपीट कर देते हैं। एफिड टेस्ट हुआ था और एट्रिफन टेस्ट हुआ था। अच्छा, एफिड टेस्ट हमने बताया था, एफिड टेस्ट कैसे करते हैं और एट्रिफन टेस्ट कैसे करते हैं। एफिड टेस्ट करते थे अपन वेदरिंग रेजिस्टेंस के लिए, है ना। एट्रिफन टेस्ट करते थे, एट्रिफन का मतलब वियर एंड टियर, है ना, वियर एंड टियर चेक करने के लिए कि उसके अगेंस्ट क्या स्ट्रेंथ है। तो इन दोनों के बारे में आपने देख रखा है। दो मोटी मोटी बातें याद रखिएगा कि इसमें क्या कौन सा एसिड यूज करते हैं, हाइड्रोफोबिक एसिड यूज करते हैं। जनरली किस टाइप के स्टोन के लिए करते हैं, सैंडस्टोन के लिए करते हैं। एट्रिफन टेस्ट में डेविल एट्रिफन टेस्ट मशीन का यूज करते हैं। गुड बिल्डिंग स्टोन के केस में इसका वियर जो है लेस देन 3% होना चाहिए। थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और अभी कोई निकालने वगैरह कैलकुलेशन आ जाए तो आपको दिया रहेगा, तो डिटेल यहाँ से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सारी चीज़ें आपको बता दी थी। अगला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्रफिंग या फिर कंप्रेसिव टेस्ट। एक क्रफिंग टेस्ट या कंप्रेसिव टेस्ट होता है क्रफिंग स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। जो क्रफिंग या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, क्रफिंग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले स्टोन को आपको प्रिपेयर करना है 40-40-40, यानी जो हमारा क्यूब रेडी होगा 40x40x40, 40 mm के साइज का क्यूब रेडी कर लेना है। एटलीस्ट आपको 3 क्यूब रेडी करना है। इन तीनों क्यूब को रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, इस 3 क्यूब रेडी करने के बाद 72 घंटे के लिए पानी में डाल दो। ठीक है, 72 घंटे के लिए पानी के अंदर सैचुरेटेड कंडीशन में डाल देना है, पानी के अंदर डुबो के रख देना है। फिर क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। निकालने के बाद जैसे हमारा ये स्टोन का ये स्टोन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टोन है। ठीक है, मैं 2D डायग्राम बना रहा हूँ, 3D आप बना सकते हैं। ये 2D डायग्राम में देखिए हमारे स्टोन का सिंपल है। अब ये स्टोन के सिंपल पे क्या करना है, इस पे इसका जो बियरिंग सरफेस होता है। अब बियरिंग सरफेस क्या है, लोड बियरिंग सरफेस, इस सरफेस को बोलेंगे, इस वाले सरफेस को लोड बियरिंग सरफेस बोलेंगे। लोड बियरिंग सरफेस बोलेंगे। अब ये जो लोड बियरिंग सरफेस है, आपने स्टोन पहले रेडी किया 40 mm साइज का। 40 mm साइज का स्टोन रेडी करने के बाद आपने क्या किया, 72 घंटे के लिए पानी में डाल दिया। 72 घंटे में पानी डालने के बाद, 72 घंटे पानी पानी में डालने उसको निकाल लेंगे। और जिस सरफेस पे लोड आने वाला है उस सरफेस पे क्या करेंगे, 5 mm थिकनेस का प्लाईवुड, है ना, 5 mm थिकनेस का प्लाईवुड इसमें कवर कर देते हैं। ये 5 mm थिकनेस होती है। अब इसमें आपने प्लाईवुड कवर कर दिया। जब मैं कलर करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं कलर करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपका लोड बियरिंग सरफेस है, ये माने 5 mm थिकनेस हमने कोटिंग कर दी। अब क्या करेंगे, इसके बाद इस पर लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद इस पर क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं। अब ये जो लोड अप्लाई करते हैं ये होता है 14 MPa, न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट कह सकते हैं।
14 MPa यानी न्यूटन पर mm² पर मिनट के रेट से 14 MPa पर मिनट के रेट से लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जिस लोड पर ये हमारा स्टोन क्रश हो जाता है, टूट जाता है, उस लोड को अपन नोट कर लेते हैं कि भाई ये हमारा लोड है। और ये जो आपका सरफेस एरिया है, इस बेयरिंग सरफेस एरिया को लोड बेयरिंग सरफेस एरिया से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन है ना, या फिर एरिया बेयरिंग सरफेस ऑफ द सैंपल। तो लोड अपान एरिया, उससे हमारा निकाल के आ जाएगा क्या, क्रशिंग स्ट्रेंथ। इसके लिए 3 सैंपल का कम से कम चेक कर लो आप, 3 सैंपल का चेक कर लो, उनका एवरेज निकाल लो। इसके बाद जो एवरेज आता है वही आपकी क्रशिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। क्लियर चीज़ें। तो हमने क्या किया, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं पूछेगा आपसे क्रशिंग कंप्रेसिव टेस्ट क्यों करते हैं स्टोन का, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए। जो अपन क्यूब यूज़ करते हैं 40 mm साइज़ का होता है, 3 क्यूब कम से कम ले लो। आपने जो क्यूब रेडी किया सबसे पहले उस क्यूब को क्या करना है, यूज़ करने से पहले है ना, हमने पहले क्या किया, मैं फिर से बता देता हूँ। अब क्या ना, पीपीटी आप लोगों को चाहिए होती है, इसलिए हम लिख लिख के पीपीटी बना के पहले से लेके आते हैं, नहीं तो सब कुछ लिख के हम पढ़ाएं तो और अच्छी फीलिंग आए। ये 40 mm साइज़ का हमने क्यूब रेडी किया। रेडी करने के बाद आपको 72 घंटे के लिए आपने क्या किया, पानी में डाल दिया, वाटर के अंदर डुबो दिया। इसके बाद निकालेंगे, निकालने के बाद 5 mm थिकनेस की प्लाईवुड उसके सरफेस पे लगा देंगे। उस सरफेस पे लगाते हैं जिसपे लोड आने वाला है, उसे लोड बियरिंग सरफेस कहते हैं। फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जो हमारा क्यूब था, इस क्यूब के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं 14 MPa है ना, 14 MPa पर मिनट के रेट से। जिस लोड पे क्रश हो जाता है, टूट जाता है, वो लोड अपन नोट कर लेते हैं। और अपना बियरिंग सरफेस एरिया है ना, सिंपल का बियरिंग सरफेस एरिया क्या था, बियरिंग सरफेस एरिया, उससे अपन क्या निकाल लेते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ। अब एक आपको ऐसे 3 क्यूब को कर लेना है, पहला आपने किया, दूसरा किया, तीसरा आपने, तीनों क्यूब निकालने के बाद आपको उसका एवरेज ले लेना है। जो एवरेज आ जाएगा वही उसकी क्या हो जाएगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा नोट कर लेना है। ठीक है, अच्छा मान लो जो गुड बिल्डिंग स्टोन होते हैं उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है ना, किससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 100 MPa तो होना ही चाहिए, 100 MPa होना चाहिए। यानी किलोग्राम में कहें तो 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। बन जाएगा, सवाल आता है तो अच्छे से टिक करके आइएगा, गलती नहीं करना है। ठीक है, और ऐसे अपने फार्ट नोट्स बना लेने, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना था ब्रीफ में फार्ट नोट्स बना लेने अपने को। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, तो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है गुड बिल्डिंग स्टोन की 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यानी 100 MPa से ज़्यादा होने चाहिए, 100 MPa से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन टेस्ट। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एसिड टेस्ट पढ़ लिया, एट्रिफन टेस्ट पढ़ लिया, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन टेस्ट। क्रिस्टलाइन टेस्ट होता है वेदरिंग क्वालिटी चेक करने के लिए या फिर ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए। अरे बात समझ में, ड्यूरेबिलिटी चेक करना है या फिर वेदरिंग क्वालिटी चेक करना है, इसके लिए क्रिस्टलाइन टेस्ट करते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका होता है, आपके पास सोडियम सल्फेट होना चाहिए, Na2SO4 होना चाहिए। Na2SO4 के अंदर आप स्टोन को डाल दो रूम टेम्परेचर पर 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए आपने डाल दिया। डालने के बाद पहली बात, आपने जो स्टोन डाला है Na2SO4 के अंदर, उसको डालने से पहले उसका वेट आप ले लेंगे W1। आपने वेट ले लिया, फिर आपने क्या किया, इसके अंदर सिंपल के अंदर डुबो दिया, स्टोन को डुबो दिया। ठीक है, आपने कंटेनर में डाला सिंपल Na2SO4 को, उसके अंदर स्टोन को आपने डुबो दिया 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर। इसके बाद आप निकालते हैं, तो भैया आपका जो वेट निकलेगा, जो आपने स्टोन निकाला Na2SO4 से, उसका वेट है W2। तो अब W1 माइनस W2 कितना वेट उसका आ जाएगा, इससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ज़्यादा मान लीजिए वैल्यू आती है, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू आती है। कुल मिला के बात यह है कि आप सिंपल में डाले हैं ना Na2SO4 के अंदर, ज़्यादा उसमें वेट में कमी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा वेट में कमी होगी मतलब वेदरिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो 2 ही सवाल पूछते हैं कि क्रिस्टलाइन टेस्ट किसके लिए करते हैं, ड्यूरेबिलिटी फिर वेदरिंग क्वालिटी ऑफ द स्टोन किसके अंदर डालते हैं, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट के अंदर डालते हैं। पहुँच नहीं होता। तो अपन ये दोनों टेस्ट पता चल गया ना, क्रिस्टलाइन टेस्ट क्या होता है, एट्रिफन टेस्ट क्या होता है, एसिड टेस्ट क्या होता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है। अब देखिए पढ़ने के लिए ना वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको मैं और डिटेल में बता सकता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन होता क्या है, यदि आप किसी एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में करने लग जाते हैं तो पढ़ना तो बहुत कुछ होता है ना,
बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसलिए काम की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है फ्रीजिंग एंड थॉविंग टेस्ट। फ्रीजिंग एंड थॉविंग टेस्ट का मतलब ये है, सिंपल सा है कि फ्रिज मतलब होता है ठंडा, ठीक है, और थॉविंग मतलब गर्मी समझ लो आप, ठीक है। अब ऐसा समझो कि फ्रीजिंग एंड थॉविंग, यदि स्टोन और ठंडे ऋतु में, ठंडे में है ना, कूल वेदर कंडीशन में है, वो या फिर मान लीजिए वार्म वेदर कंडीशन में है, तो क्या इफेक्ट आता है, क्या स्टोन में कोई इफेक्ट आता है कि नहीं आता, ये हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। कूल वेदर कंडीशन में है, कूल नहीं कह सकते, कोल्ड कोल्ड वेदर कंडीशन में है, या फिर हॉट वेदर कंडीशन या फिर वार्म वेदर कंडीशन के अंदर है, तो क्या इसमें कुछ इफेक्ट आता है कि नहीं आता, ये चीज़ हमें चेक करनी होती है। तो अब इसके लिए फ्रीजिंग एंड थॉविंग टेस्ट करते हैं, और इसको अपन ब्रॉड, है ना, बर्ड टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार क्या होता है जो स्टोन्स होते हैं उन स्टोन में क्या होता है, क्रैक होता है। अब उन इस स्टोन में क्रैक होगा तो जैसे मान लीजिए स्टोन का सिंपल इसमें क्रैक है, अब इस क्रैक के अंदर क्या होगा, पानी आ जाएगा, इस क्रैक के अंदर पानी आ जाएगा। पानी क्या करेगा, रात के टाइम पे बर्फ़ बनेगा, आइस बनेगा, क्या बनेगा, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा ना, प्रेशर क्रिएट करेगा, फिर गर्मी दिन के टाइम में वो पानी बन के पिघल जाएगा, है ना, अंदर पानी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर देखिए कि जब ये आइस के फॉर्म में स्टोन के अंदर था, आइस के फॉर्म में, तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा होगा, आइस बनेगा पानी से, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर अंदर क्रिएट करेगा। गर्मी दिन के टाइम में क्या होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉर्मल पानी बन जाएगा, है ना, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है स्टोन के अंदर, ये फ्रीजिंग एंड थॉविंग टेस्ट से पता चलता है। कुछ नहीं करना, 24 घंटे के लिए स्टोन को पानी में डाल दो, स्टोन को पानी में डाल दो, उसको निकालो, निकालने के बाद आपको क्या करना, -12 डिग्री सेल्सियस में 24 घंटे डाल देना है, -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। फ्रीजिंग मशीन होती है, फ्रीजिंग मशीन वही फ्रिज वाला, आप फ्रीजिंग मशीन के अंदर क्या करिए, -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करके 24 घंटे के लिए रख दीजिए। आपने रख दिया, ठीक है, आपने रख दिया। अब ये देखिए, फिर इसके बाद आप क्या करिए, फिर स्टोन को निकालिए और नॉर्मल कंडीशन में रख दीजिए, दिन में फिर बाहर रख दीजिए, धूप में रख दीजिए। अब यहाँ पर फिर देखिए क्या इसमें कुछ इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपन करना क्या चाहते दरअसल, हमारे स्टोन विंड कंडीशन में, हमारे जो स्टोन यूज करेंगे उसमें कोल्ड वेदर कंडीशन में भी रहेगा, वार्म वेदर कंडीशन में भी रहेगा, सूर्य की किरणें भी पड़ेंगी, बर्फ भी पड़ेगी, हवा भी पड़ेगी, तो क्या इसमें कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या इसके अगेंस्ट रजिस्ट करने की कैपेसिटी है कि नहीं है। इसके लिए अपन फ्रीजिंग एंड थॉविंग टेस्ट करते हैं। नॉट मच इंपॉर्टेंट, सवाल कभी नहीं आया है, पर थोड़ा सा हमने बता दिया, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है हार्डनेस टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन, यानी स्टोन के अंदर जो हार्डनेस टेस्ट करते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। अब क्या करना है आपको, आप क्या करिए ना, स्टोन का सिंपल रेडी करिए, स्टोन का सिंपल रेडी करिए, 25 mm जिसका डायमीटर रखिए, 25 mm जिसकी हाइट है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो 25 mm है, और इसका जो हाइट है वो भी 25 mm है, ठीक है। आपने इस साइज का स्टोन आपने रेडी कर लिया, फिर इस स्टोन को आपको करना है, डोरी टेस्टिंग मशीन में रख देना है, डोरी टेस्टिंग मशीन में डाल दो। डोरी टेस्टिंग मशीन में डालने के बाद 1250 ग्राम का प्रेशर इसमें लगाना है, 1250 ग्राम का प्रेशर लगाना है, ठीक है। और इसमें जो डिस्क होती है, एनुलर स्टील डिस्क होती है, इसको रोटेट करना है 28 राउंड पर मिनट के रेट से, ठीक है। अब 1000 जब रिवोल्यूशन हो जाए, 1000 रिवोल्यूशन हो जाए तब जाके आपको निकाल लेना है। हालांकि आप कंफ्यूज होंगे, सर पूछता क्या क्या, दो चीज़ें पूछता है, एक तो आप जो सिलेंडर बनाते हैं ना, डोरी टेस्टिंग हार्डनेस टेस्ट करते हैं डोरी टेस्टिंग मशीन के अंदर, उसके लिए अपन एक सिलेंडर साइज में स्टोन का शेप रेडी करते हैं, 25 mm डायमीटर, 25 mm हाइट का, फिर उसको उसमें डाल दो सिलेंडर में, 1250 ग्राम का प्रेशर लगा देते हैं, और उसमें जो एनुलर स्टील डिस्क होती है 28 राउंड पर मिनट के रेट से घूमती है, जैसे 1000 रिवोल्यूशन हो जाए तो आप बंद कर दो, आप बंद कर दो। आपने बंद कर दिया, फिर आपको क्या करना है कि आपने जब स्टोन डाला था, जो आपने ये स्टोन डाला था ना 25 mm डायमीटर, 25 mm हाइट का, इसका आपने वेट भी तो लिया होगा, ये W1 वेट था, x ग्राम जो वेट रहा होगा। फिर आपने मशीन के अंदर डाला, फिर उसको आपने निकाला, तो उसका वेट लेंगे, उसका वेट कितना है, तो मान लीजिए x2 ग्राम आ रहा है ना, तो W1 माइनस W2 कर लेंगे, तो वेट में कितनी कमी आई ये पता चल जाएगा, है ना, वेट में कितनी कमी आई ये पता चल जाएगा, यानी लॉस इन वेट पता चल गया। अब जब लॉस इन वेट पता चल गया तो आसानी से आप निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होता है, 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम अपॉन 3, लॉस ऑफ वेट इन ग्राम अपॉन 3, लॉस ऑफ वेट
ग्राम में ले लो भाई, वेट में कितनी कमी आई, अपान 3 करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकल आएगा। अब यहाँ पर कोई एक न्यूमेरिकल नहीं है, मैं करके दिखा देता क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल आते रहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको क्या करना है ना, एक स्टोन रेडी कर लो आप, है ना। एक स्टोन का सैंपल आपने रेडी किया इस तरीके का, इसका डायमीटर 25 mm है, समझना। थोड़ा सा सिंपल यहाँ बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको ही मान लो 25 mm है, ठीक है, 25 mm है। आपने इसका वेट लिया W1। फिर आपको क्या करना है, डोरी टेस्टिंग मशीन के अंदर, डोरी टेस्टिंग मशीन के अंदर इसको रख दो, ठीक है। रखने के बाद आपको क्या करना है, 28 जब इसको आप सिंपल रेडी किया, इसका वेट भी आपने W1 ले लिया था, 28 राउंड पर मिनट के रेट से इसको, जो डिस्क लगी रहती है ना, जो डिस्क लगी रहती है उस डिस्क को रोटेट करवाना है। जैसे 1000 रिवोल्यूशन हो जाए, 1000 रिवोल्यूशन हो जाए, तो 1000 रिवोल्यूशन के बाद आप क्या करिए, इसको निकाल लीजिए, इसका वेट ले लीजिए W2, फिर आप निकाल लीजिए W1 माइनस W2, तो लॉस ऑफ वेट इन ग्राम आ जाएगा। लॉस ऑफ वेट, वेट में कितनी कमी आई वो ग्राम के अंदर आप निकाल लीजिए। आप ग्राम के अंदर निकाल लेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अभी मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करवा दूंगा कोई, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवा दूंगा, वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए हार्डनेस कोफिशिएंट 17 से ज़्यादा है, जो हार्डनेस कोफिशिएंट है वो 17 से ज़्यादा है, उसे कहते हैं कि भैया हमारे स्टोन बहुत हार्ड है, इसको अपन रोड वर्क में यूज़ कर सकते हैं, रोड वर्क में यूज़ कर सकते हैं, रोड वर्क में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि 17 से ज़्यादा का मतलब क्या है कि वेट में अब यहाँ पर लॉस ऑफ वेट इन ग्राम, यानी वेट में जो कमी आई है वो कम होगी, तभी वो 17 से वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी 20 से तो माइनस करना है, तभी अब 20 से माइनस, मान लीजिए यहाँ पर ये 6 होता, समझो ये 6 होता, तो आप क्या अगर 3 से डिवाइड करते तो कितना हो जाता, 18। मान लीजिए 10 आ जाता, कितना आ जाता, 10 आ जाता, तो ये 17। मान लीजिए 15 होता तो ये 5 घट जाता, तो ये 5। तो समझने वाली बात है कि जो वेट में जितनी ज़्यादा कमी आएगी, है ना, वेट में जितनी कम कमी आएगी, वेट में लॉस ऑफ वेट इन ग्राम जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ज़्यादा होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ज़्यादा होगी यानी वो स्टोन बहुत ही अच्छा होगा, है ना। 17 से ज़्यादा तो रोड वर्क में यूज कर सकते हैं, 14 से 17 के बीच में तो मीडियम हार्ड बोलेंगे, 14 से कम है तो वेरी पुअर हार्ड बोलेंगे, ठीक है। कुल मिला के बात है, मानो ऐसा समझो कि आप 14 से कम यानी 15 ग्राम वेट में कमी आ गई, तो अब 20 माइनस 15 ग्राम, 5 3 3 5 15, यानी 20 में 15 गए 15, 20 में 5 गए 15 आ गया। अब मतलब 15 है, 15 है मतलब क्या है, हार्डनेस कोफिशिएंट मीडियम है। अब यही चीज़ मान लीजिए 18 ग्राम होता, कितना होता, 18 ग्राम, तो तिछंग 18, 6 कर दो, तो 20 माइनस 6 कितना आ जाता, 14 आ जाता। यही 21 ग्राम होता, तो 3 फते 21, 7 यानी 20 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। 13 अब 13 आ रहा है, अब 13 आने का मतलब 13 आने का मतलब क्या हुआ, 13 कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस आने का मतलब ये हुआ कि भैया वो हार्ड, वेरी पुअर हार्ड है, मतलब उसको अच्छे जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई बात आपको, आ गई तो बहुत बढ़िया है। अब ऐसे ना थोड़ा सा समझ के काम करना होता है, कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ये चीज़ मैंने बता दी, क्लियर है ना। दो चीज़ फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस पूछता रहता है तो 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम अपान 3 होता है, और ये तीनों वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोरी टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और सिलेंडर का साइज भी इंपॉर्टेंट है। अगला हम करने वाले हैं इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट ये टफनेस के लिए होता है ना। इम्पैक्ट टेस्ट किसके लिए होता है, इम्पैक्ट टेस्ट कोफिशिएंट ऑफ टफनेस निकालने के लिए होता है ना। टफनेस के लिए अपन इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं कि स्टोन हमारा कितना टफ है, स्टोन हमारा कितना टफ है चेक करने के लिए करते हैं। अब इम्पैक्ट में क्या होता है, आपने देखा सडन लोडिंग लगाते हैं ना, थोड़ा आपने पढ़ रखा कभी, चलिए हटाइए, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ आपको, मान लेता हूँ। हम इम्पैक्ट टेस्ट करने वाले इम्पैक्ट लोड क्रिएट करेंगे। इम्पैक्ट लोड का मतलब होता है सडन लोड उसके अंदर डालेंगे, सडन अचानक से लोड डालेंगे, है ना, अचानक से उसके ऊपर लोड डालेंगे, वो इम्पैक्ट लोड होगा। इससे टफनेस चेक हो जाती है, इससे क्या होती है, टफनेस चेक होती है। कुछ नहीं करना, 25 mm डायमीटर और 25 mm हाइट का एक सिलेंडर ले लेना है ना। स्टोन का सिंपल इस तरीके से रेडी कर लेना है। काफ्ट आयरन एनविल आप मशीन हमारे पास होता है, काफ्ट आयरन एनविल मशीन के अंदर इसको, है ना, प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद हमारे पास स्टील का हैमर होता है जिसका वेट 2 किलोग्राम होता है। उसके ऊपर क्या करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पेसिमेन के अंदर गिराना है। जैसे हमारा ए स्टोन है, ठीक है, दिस इज ए स्टोन, ठीक है, दिस इज ए स्टोन। अब क्या करोगे आप, इस स्टोन के ऊपर, है ना, 2 किलोग्राम का वेट
2 किलोग्राम का जो वेट है इसके ऊपर गिराना है, 2 किलोग्राम का वेट इसके ऊपर एक्चुअली गिराना है। ठीक है, आपने 2 किलोग्राम का वेट आपने इसके ऊपर गिराया। ध्यान रखना, जब पहले फर्स्ट टाइम गिराएंगे तो अपन हाइट ऑफ फर्स्ट ब्लो क्या रहेगी, ये जो हाइट है 1 सेंटीमीटर ऊपर से गिराना है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ तो कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको। ठीक है, आप ना वीडियो को डबल स्पीड पे देखना, 1.5 पे देखना, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, आपको क्या करना है, आपको ना पहला आपने जो, ये हमारा पहला रहेगा। ठीक है, ये हमारा जो वेट है स्टील का, ये हैमर है, ये क्या है, स्टील हैमर है, ये क्या है, स्टील हैमर है। अब जो ये स्टील हैमर है, अब स्टील हैमर का वेट कितना है, 2 किलोग्राम है। इसको इसके ऊपर गिराना है, तो जो हाइट रहेगी 1 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर हाइट से ऊपर से गिराना है। फिर जब आप दूसरी बार गिराएंगे तो आपको ना 2 सेंटीमीटर हाइट से गिराना है। फिर तीसरी बार आपको 3 सेंटीमीटर हाइट से। जब चौथी बार गिराएंगे तो 4 सेंटीमीटर, यानी हर बार 1 सेंटीमीटर एबव से गिराना है। ठीक है, बढ़ाते जाना है। अब जिस ब्लो पर है ना, जिस नंबर पे वो टूट जाता है, जिस नंबर पे आपका स्टोन जो है ब्रेक हो जाता है, क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, उसको अपने को उसको नोट कर लेना है। और जो जो नंबर ऑफ ब्लो होगा, जिस नंबर, मान लो 25वें नंबर पे गिरा, 25 सेंटीमीटर हाइट पर 25वें नंबर, 25 बार है ना, 25वें नंबर स्टील हैमर पर हमारा वो टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, वही आपका टफनेस इंडेक्स हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, टफनेस इंडेक्स हो जाएगा। अब टफनेस इंडेक्स मान लीजिए 19 से ज़्यादा है, 19 से ज़्यादा है मतलब वो वेरी हार्ड है। 19 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है, स्टोन के अंदर काफ़ी अच्छा टफ होगा तभी तो ब्रेक नहीं हो रहा था। यदि कम टफ होता तो ब्रेक हो जाता। 19 से ज़्यादा यानी टफनेस कॉफिशिएंट यानी वेरी हार्ड है। 13 से 19 के बीच है तो मॉडरेट है, 13 से कम है तो पुअर है, पुअर टफ बोलेंगे। एनुअल टेस्ट मशीन का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है तो बहुत बढ़िया। हम क्या बता रहे थे, इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं टफनेस चेक करने के लिए। कुछ नहीं करना है, 25 mm डायमीटर और 25 mm हाइट का एक स्टोन का सिंपल रेडी करो, कास्ट आयरन एनुअल मशीन के अंदर डालो, 2 किलोग्राम के हैमर को गिराते जाना है, हर बार 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ाते जाना है। ठीक है, जिस नंबर पे वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, वही आपका टफनेस इंडेक्स होता है। अब यहाँ पर सबको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। जो अगला टेस्ट करने वाले हैं वो स्मिथ टेस्ट होता है। क्या होता है, स्मिथ टेस्ट होता है। आपके नंबर पे नहीं जाना है, ठीक है, कौन सा नंबर है, 3 ऐसे लिखा हुआ है। स्मिथ टेस्ट का मतलब क्या हुआ, हमारा जो स्टोन होता है, ठीक है, हम चेक करते हैं कि भैया जो हमारा स्टोन है क्या उसके अंदर कोई फेल्यूबल मैटर है कि नहीं है, फेल्यूबल मैटर है कि नहीं है। अब फेल्यूबल मैटर कैसे चेक करेंगे, आप क्या करें, एक हमारे पास मान लो एक कांच के ग्लास है, या फिर मान लो कोई ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर एक पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये इसमें आपने क्लीन वाटर रखा है, ये आपने क्लीन वाटर डाल रखा है। अब इस क्लीन वाटर डाल रखा है, फिर आपने क्या किया, एक स्टोन का सिंपल लिया, ये हमारा स्टोन का सिंपल है, इस स्टोन के सिंपल को आपने इसके अंदर इन्फर्ट कर दिया, स्टोन के सिंपल को हमने इसके अंदर इन्फर्ट कर दिया, ये हमारा स्टोन का सिंपल है, आपने इसके अंदर इन्फर्ट कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद आपने देखा कि जो पानी था पहले क्लीन वाटर था, अब ये पानी के अंदर थोड़ा सा डायरेक्टी वाटर में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टी वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, पानी के इसमें फेल्यूबल मैटर रहे होंगे तो पानी के अंदर घुल गए होंगे, तभी ये पानी डायरेक्टी हो गया। यदि ये पानी डायरेक्टी नहीं होता तो हम मान लेते भैया, ये पानी मान लीजिए डायरेक्टी नहीं होता तो हम ये मान लेते कि अच्छा स्टोन है, फेल्यूबल मैटर नहीं है, और डायरेक्टी हो गया मतलब फेल्यूबल मैटर है। तो स्मिथ टेस्ट करते हैं फेल्यूबल मैटर को चेक करने के लिए, ठीक है, फेल्यूबल मैटर को चेक करने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि स्टोन के अंदर फेल्यूबल मैटर है कि नहीं है। स्टोन के हम कुछ चिप्स ले लेते हैं, कुछ टुकड़े ले लेते हैं, ठीक है, उस टुकड़ों के ग्लास ट्यूब के अंदर डाल देते हैं जिसके अंदर क्लीन वाटर होता है। फिर उसको हिलाते रहते हैं, कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जो क्लीन वाटर होता है डायरेक्टी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए पानी पहले से क्लियर है, पानी पहले जैसे जैसे हमारा पानी क्लीन वाटर था, क्लियर था, तो मान लीजिए बाद में उसको डालने के बाद आपने डाल दिया स्टोन, कुछ टुकड़े डाल दिया, फिर हिला रहे हैं, इसके बाद भी वो क्लियर है पानी, इसका मतलब स्टोन क्या है, ड्यूरेबल है। स्टोन क्या है, ड्यूरेबल है, उसके अंदर कोई फेल्यूबल मैटर नहीं है, फेल्यूबल मैटर से फ्री फॉर्म है। क्लियर है चीज़ें, बहुत बढ़िया। अगला इम्पोर्टेंट है यहाँ पास, जो हमने कहा था ना ब्राड्स, ब्रड्स बोलते हैं, ब्रड्स,
ब्रड्स जो टेस्ट करते हैं फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? वही आपका फ्रीजिंग एंड थॉविंग, फ्रीजिंग एंड थॉविंग को ही बोला जाता है, फ्रीजिंग एंड थॉविंग को ही बोला जाता है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे करते हैं? वही प्रोसेस सेम होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए आपने स्टोन का सैंपल लिया, उसका आपने वेट ले लिया, पानी के आपने डाल दिया, और उसके बाद निकालेंगे तो वेट W2 ले लेंगे, फिर W2 माइनस W1 माइनस W2 अपन W1 करेंगे, W1 माइनस W2 अपन W1, फिर परसेंटेज निकालते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है, पानी कितना वाटर को ऑब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, पहले आपने वेट ले लिया W1, फिर पानी में आपने डाल दिया, फिर आपने उसको निकाला, निकालने के बाद आपने वेट उसका ले लिया W2। तो अब यहाँ पर फिर देखेंगे कि W2 माइनस W1 होगा ना, W क्योंकि पानी को ऑब्जर्व कर लिया होगा, तो W2 माइनस W1 अपन W1 तो इंटू 100 कर देंगे, तो कितना पानी वो सोख लिया, पानी कितना ऑब्जर्व कर लिया, है ना। तो भैया गुड बिल्डिंग स्टोन के केस में वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके सेल्फ वेट का, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके सेल्फ वेट का। ठीक है, वाटर जो सोख रहा है, पानी जो ऑब्जर्व कर रहा है ना, वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके सेल्फ वेट का। ये इंपॉर्टेंट था, तो ये चीज़ें हमने आपको बता दी। ठीक है, सवाल ने पूछा हुआ है कि स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, देखो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमने ये चीज़ बताई ना आपको, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि ऐसे स्टोन मिल नहीं पाते, तो अधिकतम जो लिमिट होती है 10%, 10% से ज़्यादा है ना, 5 से 10% इसको लिख लेना आप लोग, क्योंकि रेंज वेरी करता है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, 5 से 10%, है ना। 10% अपर लिमिट है, 10% से ज़्यादा होगा तो स्टोन को अपन रिजेक्ट कर देते हैं, उस स्टोन को अपन रिजेक्ट कर देते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अनफिटेबल माना जाता है, कि फिटेबल नहीं होता। ठीक है, तो रीज़न क्या होता है कि उसके अंदर पुअर स्ट्रेंथ होगी, है ना, पुअर स्ट्रेंथ होगी, पुअर ड्यूरेबिलिटी होगी, वेदर रेजिस्टेंस उसमें कम होगा, है ना, तो सेफ्टी वगैरह के लिए कंप्रोमाइज़ हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक हमने सारे टेस्ट कवर कर लिए अब तक। ठीक है, सारे ही टेस्ट कवर कर लिए। तो इन जो टेस्टों से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनको अच्छे से ध्यान में रखना है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करते रहेंगे उतने ही आपके डेटा याद रहेंगे। और बिल्डिंग मटेरियल तो याद करने वाला ही पेपर होता है, एक बार अच्छे से पढ़ के इसके 10 से 15 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। पूरे क्वेश्चन करने के बाद एक बार पढ़िए, सारे क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं आप, तो एक तो SSC JEE क्वेश्चन लगा लीजिए, SSC JEE की लगा लीजिए, सब इंजीनियर अपना लगा लीजिए, और यदि आप RRB JEE दे रहे हैं तो RRB JEE की आपके पास बुक हो तो RRB JEE भी लगा लीजिए। और इसके अलावा आप लगाना चाहें तो IEF के इजी एंड मॉडरेट वाला लगा लीजिए, इजी एंड मॉडरेट वाला, हालांकि इतना सफिशियंट है ऊपर वाला, बट आप लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं। अब हमारी वीडियो को आपने देख लिया, हमारे वीडियो देखने के बाद इन सारे क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं। लगाने के बाद ऐसा हो सकता है 2-4 कॉन्सेप्ट यहाँ से नहीं मिल जाए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, फिर उसको उस नोट्स की मदद से, ये आपका जो डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स आपने बनाया था ना, इसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, है ना, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। रिवीजन करते रहना है बार बार, फिर इस शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ना होता है, रिवीजन करना होता है, ये सारी प्रोसेस थोड़ी बतानी होती है, बस आपको डेटा याद रखना होता है, प्रोसेस तो ऑलरेडी समझ में आ जाती है आपको, अभी इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा टॉपिक अभी है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टोन के बारे में है जो ऑनलाइन क्वेश्चन में कई बार आ जाते हैं, क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है गुड बिल्डिंग स्टोन की 100 MPa से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर अपने क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन फुड भी मोर देन, फुड नॉट भी नहीं, फुड भी मोर देन। ठीक है, 100 MPa से ज़्यादा होना चाहिए, 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। जो वेट टेस्ट करते हैं स्टोन का डॉक एंड हार्बर के केस में, यदि स्टोन का अपन यूज डॉक एंड हार्बर में कर रहे हैं ना, क्या होता है डॉक एंड हार्बर, गूगल करिए, थोड़ा सा गूगल में डालने की आदत डालिए, गूगल में जाने की ना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और आजकल ChatGPT आ गया तो थोड़ा बहुत उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेट टेस्ट अपन करते हैं डॉक एंड हार्बर में जब स्टोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो सैंड स्टोन होता है
इंपॉर्टेंट है। जो सैंडस्टोन होता है इसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हाईएस्ट फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्वार्ट्ज होता है। क्या होता है? क्वार्ट्ज होता है। जो मिनरल है, क्या है? मिनरल है। और इसकी जो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसलिए इसके अंदर हाईएस्ट फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है। हाईएस्ट फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है सैंडस्टोन के अंदर, जो कि कौन सी रॉक है? एक सेडिमेंट्री रॉक है ना सैंडस्टोन। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एफ्लर स्टोन मेसनरी होता है ना, द बेस्ट स्टोन फॉर एफ्लर स्टोन मेसनरी सैंडस्टोन ही होता है। तो अपने पास एक रवल स्टोन मेसनरी होता है, रवल होता है ना, रवल स्टोन मेसनरी। दूसरा होता है एफ्लार। तो एफ्लार थोड़ा ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है, इसलिए सैंडस्टोन यूज करते हैं। और तो अपने मैंने टेस्ट आपको बताया दिया था क्रशिंग स्ट्रेंथ वाला, है ना, कि 72 घंटे पानी में डालते फिर प्लाईवुड की थिकनेस, है ना, वो चीज़ हमने बताई दी थी आपको। अच्छा, स्टोन फुड रिजेक्टेड नॉट यूज फॉर मेशनरी वर्क, है ना, वही चीज़ है। 10% से ज़्यादा यदि वेट वाटर, यानी 0.1% ऑफ सेल्फ वेट, है ना, जो स्टोन का सेल्फ वेट है, मान लो 5 किलोग्राम का स्टोन है, 5 किलोग्राम का स्टोन है, और अपने अपने वेट का 5 किलोग्राम का 10% आप निकाल लो, उससे ज़्यादा यदि वेट वो करता है, यानी 0.1%, ठीक है, 0.1% ऑफ द सेल्फ वेट, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको मेशनरी वर्क में यूज नहीं करते। स्टोन फुड रिजेक्टेड नॉट यूज फॉर मेशनरी वर्क इफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज 0.1%, यानी 0.1% ऑफ द सेल्फ वेट, तो उस केस में उसको रिजेक्ट कर देते हैं। 0.1%, अब यहाँ पर 0.1 वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब 10% का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 1/100, यानी 1/10, यानी 0.1, 0.1% ऑफ द सेल्फ वेट, यानी 10%। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इनमें। अच्छा, यूज ऑफ स्टोन से सवाल पूछ देते हैं कई बार, है ना, यूज ऑफ स्टोन से कई बार सवाल पूछे हुए हैं, तो इसको भी थोड़ा देख लेना। अबटमेंट एंड पियर, अब आपने ब्रिज देख रखी होगी, तो आपने देखा होगा ना, जैसे ब्रिज के अंदर मैंने पहले भी बताया था, पिछली बार ही पढ़ाया जब, तो कि ये आपका जो रास्ते होता है ऊपर वाला, क्या होता है, डेक होता है, जिसके ऊपर चलते हैं हम, है ना, और इसके अंदर ये क्या होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, ये बहुत सारे कॉलम्स होंगे ये। ठीक है, ये बहुत सारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो ये समझो कि ये आपके कॉलम होते हैं। वेल फाउंडेशन बोला जाता है इसके लिए, वेल फाउंडेशन के नीचे इंफर्टेड वेल फाउंडेशन बनाते हैं। ये आपके क्या होते हैं, इसी को पियर बोला जाता है, पियर। और ए वाला जो पोर्शन होता है, और इन दोनों को अबाटमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अबाटमेंट बोला जाता है। ऊपर वाला जिसके ऊपर अपन चल रहे हैं फिर डेक बोला जाता है, ये आपके पियर होते हैं, है ना, जो वेल फाउंडेशन में इंफर्टेड होते हैं, और ये आपके अबाटमेंट होते हैं। तो इसके लिए ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं? ग्रेनाइट करते हैं। ठीक है, अब पता होना चाहिए ना ग्रेनाइट किस टाइप का रॉक है, तो ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं। डैम प्रूफ कोर्स और रूफिंग मटेरियल के केस में फ्लेट का यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल यानी सजावटी कार्यों में मार्बल एंड सैंडस्टोन का यूज़ करते हैं। फ्लोरिंग काम करना है तो लाइमस्टोन, मार्बल और सैंडस्टोन का यूज़ करते हैं। फेसिंग वर्क करना है तो ग्रेनाइट यूज़ करते हैं, मार्बल करते हैं, सैंडस्टोन करते हैं। रिटेनिंग वाल के केस में क्वार्टजाइट यूज़ करते हैं। क्या होती है रिटेनिंग वाल? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ बताएंगे। तो रिटेनिंग वाल में क्वार्टजाइट का यूज़ करते हैं। रबल मेसनरी वर्क है या फिर फाउंडेशन वर्क है तो बेसाल्ट या ट्रैप का यूज़ करेंगे, है ना। एफ्लर मेसनरी वर्क है तो सैंडस्टोन यूज़ कर लेते हैं, सैंडस्टोन यूज़ कर लेते हैं। सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पुट्टी कर रहे हैं तो चाक का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक यूज है और ये समझ में आ रहे होंगे आपको, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, तो इनको अच्छे से समझ लेना है। स्टोन के बारे में इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने ये चीज़ें बता दी आपको। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ स्पेशल पॉइंट भी हमने लिखे हुए हैं, तो ये आपने यूज ऑफ स्टोन देख लिया, इसको भी देख लीजिए। जो क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज होता है। माइका एंड जिप्सम एक ये है, ये कोई रॉक थोड़ी है माइका एंड जिप्सम, ये मिनरल्स के नेम होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में फंसा देता है कई बार। माइका एंड जिप्सम क्या होते हैं, मिनरल्स के नाम होते हैं। अच्छा, बियरिंग कैपेसिटी के बारे में यदि आपको कोई ऑर्डर आ जाए तो इग्नियस रॉक की बियरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक की कम होती है, फिर
फिर इग्नियस रॉक की होती है पहले, फिर उससे कम मेटामॉर्फिक, सबसे कम सेडिमेंट्री रॉक की होती है। सबसे कम क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक की हो जाती है। अब इसके पीछे रीज़न है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। यदि इसके पीछे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल समझना चाहें तो और भी चीज़ें हैं, पर डोंट वरी अबाउट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी इसके लिए। आप इतना जानिए कि इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक की सबसे ज़्यादा होती है, वोल्केनिक इरप्शन से प्राप्त होती है। फिर हमारा इग्नियस रॉक की सेडिमेंट्री रॉक बनती है, ठीक है। जो हमारा इग्नियस रॉक है, फिर छोटे छोटे पार्टिकल टूटते हैं, फिर ये जाके इकट्ठा होते हैं तो गोल गोल पार्टिकल हो जाते हैं। अब ये जब पार्टिकल सर्कल के गोल गोल होकर डिपोजिट हो जाते हैं, अब इसकी क्या होती है ना, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आपने पढ़ रखा होगा एग्रीगेट वाले चैप्टर में कभी कभी, एग्रीगेट में, कि हमारे पास राउंडेड एग्रीगेट होता है, राउंडेड होता है, और फ्लैकी एग्रीगेट होता है, और भी टाइप के एग्रीगेट होते हैं। तो जो ज़्यादा रफनेस वाला एग्रीगेट होता है उसके अंदर क्या होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तब ये पार्टिकल गोल गोल हो जाते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए सेडिमेंट्री रॉक की अपन कह सकते हैं बेरिंग अपिलिटी कम होती है, मेटामॉर्फिक की ज़्यादा होती है, इग्नियस सबसे ज़्यादा होती है। और ये चीज़ आप ना अभी एग्रीगेट वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो और चीज़ें लिंक करेंगे। अब क्या है ना, अच्छे से बिल्ड करने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर्स का इंटरलिंक होता है, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर का। बस आप इतना जानो इग्नियस रॉक का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम मेटामॉर्फिक, सबसे कम सेडिमेंट्री रॉक का। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइम स्टोन कैसे डिटरमाइन करते हैं? एसिड टेस्ट करते हैं, है ना, एसिड टेस्ट करते हैं। तो ये हमने पहले भी बता रखा है आपको, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखिए। तो हमारा स्टोन वाला टॉपिक फिनिश होता है। अब इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो थोड़े बहुत कोई आपके कॉन्सेप्ट मिस होते होंगे वो क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। और इसके प्रॉपर आपको पहले तो आप यदि बना रहे हैं तो डिटेल हैंड रिटेन नोट्स बना लीजिए, नहीं बना रहे हैं तो पीपीटी आपको मिल जाएगी। इस पीपीटी से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद बहुत सारे क्वेश्चन कर लीजिए जो हमने बताए हैं। इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर अपने फार्ट नोट्स रेडी कर लेने हैं और प्रॉपर रिविजन करते रहना है, चैप्टर वाइज बनाते जाइए। और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं और आपको लगता है कि हमें कंप्लीट कंटेंट चाहिए, सब कुछ समझ में आ रहा है, देखिए आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा आपके एग्जाम को पूरा ध्यान में रखते हुए, ना तो ज़्यादा ना तो कम, डेडिकेटेड सब इंजीनियर एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं। इसलिए हम बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बहुत फाट में पढ़ा रहे हैं। जो काम की चीज़ें हैं वो हम पढ़ा रहे हैं। हमारा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, लगभग 6 ईयर का हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है टीचिंग फील्ड के अंदर, ठीक है। और इस साल हमारे 650 सिलेक्शन थे टीसीपी के अंदर, ठीक है। जो सब इंजीनियर के डेडिकेटेड हमारा इंस्टीट्यूट भी है, आपको पता ही होगा। तो कंटेंट आपको शानदार मिलेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हम तो मेहनत करेंगे ही करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो इन दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। ये हमारा आराम बैच है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आराम बैच है। आराम बैच को एक्सेस करने के लिए द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स मिलेगा, टेक प्लस नॉन टेक मिलेगा, प्रॉपर इसके नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा। यानी एक कंप्लीट 1 पॉइंट सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर, कहीं कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये हमारे टीसीपी का प्रोग्राम आराम बैच। मिलते हैं अगले चैप्टर सब्जेक्ट के अंदर, उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो के अंदर, फिर अगला हमारा चैप्टर होगा वो ब्रिक वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।